हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 7 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बहुपद, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। आज की वर्कशीट के साथ हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पॉलिनोमियल ही हमारा चैप्टर नंबर 2 है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो बेटा, आज का ये टॉपिक समझने के लिए पॉलिनोमियल्स, जिसको कि हम बोलते हैं बहुपद, मीना और राजू की बातचीत यहाँ दी गई है जो हमें समझाएगी कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में, यानी दैनिक जो हमारी लाइफ है, दैनिक दिनचर्या है जो हमारी, उसमें हम कैसे इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं मीना और राजू की बातचीत को समझने के लिए। मीना राजू से पूछती है, राजू, अगर मैंने 5 पेंसिलें 15 रुपये की खरीदी तो क्या तुम एक पेंसिल की कीमत बता सकते हो? तो आप सभी भी बता सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल उसने पूछा था। तो राजू ने एक अंदाज़ा लगा के उसको बोल दिया कि शायद 3 या 3.5 रुपए की एक पेंसिल होगी। मीना बोलती है, चलो यहाँ हम एक पेंसिल की कीमत को एक चिन्ह से दर्शाते हैं, जो कि चिन्ह हो सकता है x। तो उसने बोल दिया कि एक पेंसिल की कीमत हमारी x रुपये है, हमने ये मान लिया। तो अब क्या निकालना है, हमें क्या ज्ञात करना है? 5 पेंसिलों की कीमत। तो 5 पेंसिलों की कीमत, देखो ध्यान से समझना बेटा, एक पेंसिल की यहाँ पर कीमत, मीना ने बोला हमने एक पेंसिल की कीमत को मान लिया x रुपये। तो अगर हम मुझे 5 पेंसिलों की कीमत जाननी होगी तो वो कैसे ज्ञात करूंगी? 5 को x से गुणा कर कर, क्योंकि 5 गुना हो जाएगी ना उसका दाम, एक का दाम x है तो 5 का दाम 5 गुना x। और मुझे पहले से पता है कि 5 गुना x यहाँ पर, यानी 5 पेंसिलों का दाम मुझे पहले से पता है कि 15 रुपये है। तो अब ध्यान से समझना कि ये जो x का मैंने यहाँ पे x लिखा था, जिसको मैंने एक चिन्ह से दर्शाया था इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से, क्या मैं ये बता सकती हूँ x की जगह पर कौन सी संख्या होनी चाहिए कि मेरा उत्तर 15 बन जाए? तो आप कहेंगे यस मैम, हम बता सकते हैं क्योंकि 5 को 3 से गुणा करने पर हमारा उत्तर 15 आता है, यानी x के स्थान पर अगर 3 आ जाए तो हमारा उत्तर 15 बन जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने x को क्या माना था शुरुआत में? हमने माना था एक चिन्ह x जो दर्शाता था एक पेंसिल की कीमत, यानी हमें एक पेंसिल की कीमत यहाँ से पता चल गई 3 रुपये। तो यही देखो, उसने बोला अब 5 पेंसिलों की कीमत क्या होगी? 5 गुना x, जिससे 15 के बराबर होना चाहिए। और उसी को बराबर करते हुए हमने जान लिया और राजू ने बताया कि ये तो 3 उत्तर आएगा। अब मीना कहती है, यानी 5 गुना x में x की जगह पर 3, तो इसका मतलब एक पेंसिल की कीमत हुई 3 रुपये। ये तो सभी को समझ आ गया। तो अब मीना ने राजू से फिर से एक और सवाल किया कि राजू, यदि 5 पेंसिलों की कीमत 50 रुपये होती तो बताओ कि एक पेंसिल का दाम क्या होता? तो वो कहता है कि तब भी तो अगर 5 पेंसिलों की कीमत 50 रुपये होती तो उसे बताना था कि एक पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो तब भी तो यही हमारा समीकरण रहेगा, 5 गुना x बराबर है 50 के। पहले 15 के बराबर था, अब 50 के बराबर होगा। अब फिर से मुझे क्या करना है, इस x के स्थान पर अंक को ढूंढना है कि हमारा उत्तर 50 बन जाए। तो ये तो बहुत आसान है, 5 को किससे गुना करें कि 50 बन जाए? 10 से गुना करेंगे और 50 बन जाएगा। तो यानी x का मान हमारे पास यहाँ से कितना आ गया? 10। तो अब ध्यान से समझना बेटा, मीना ने भी राजू को यही समझाया कि इसी तरह स्थिति बदल जाने पर x का मान भी बदलता रहेगा। जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे कि 50 रुपये की पेंसिल खरीदी या 15 की खरीदी, 5 खरीदी या 10 खरीदी, उसके ही हिसाब से बेटा यहाँ पर x का मान देखो बार बार बदल रहा है। जब मैंने 3 पेंसिलें खरीदी थी तो 15 रुपये लगे, जब मैंने 10 पेंसिल्स खरीदी तो 50 रुपये लगे। तो उसी के हिसाब से मेरा x का मान भी बदला। और यही चिन्ह जो x, y या z, यानी कि जो इंग्लिश के आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD के अल्फ़ाबेट, इन्हीं को हम बोलते हैं गणित की भाषा में, यानी पॉलिनोमियल चैप्टर में, चर, जिनका मान बार बार बदलता रहता है। चर का मतलब जो बार बार अपनी वैल्यूज को बदलते रहते हैं। अब कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका मान नहीं बदलता, जैसे कि 5 पेंसिल ही खरीदी थी, पहले वो 15 की आई, फिर वो 50 की आई, इसी तरीके से दाम बढ़ता या घटता गया, तो वो 5 ही पेंसिल जो फिक्स नंबर था, वो नंबर हमारा कहलाता है अचर। यानी कोई भी संख्याएं अगर हम पढ़ लें, जैसे कि 5 हो, 15 हो, 20 हो, या सिंपल सा एक संख्या 100 हो, तो ये सभी संख्याएं हैं फिक्स, यानी कि इसका जो क्वांटिटी है ये फिक्स है। अगर मैंने शॉप पे जाकर बोला 5 पेंसिल
तो आप किसी भी शॉप पर जाके अगर 5 पेंसिल खरीदोगे तो वो काउंट करके आपको 5 ही मिलेंगी, ना कम ना ज़्यादा। तो ऐसी संख्याओं को गणित की भाषा में बोलते हैं अचर, और जिनका मान बार बार बदलता रहता है वो क्या होता है? चर। अचर का मतलब जो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले, तो इसीलिए इन संख्याओं को बोलते हैं अचर। और जो एक्स वाई जेड यानी इंग्लिश के अल्फाबेट जिनके पास लिखे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? चर। तो जब अब हम समझ चुके हैं कि चर और अचर क्या होते हैं, तो अब हम समझते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो चर और अचर को मिलाकर ही चर कौन सी संख्या होती हैं? जो कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वाली ए बी सी या कोई भी हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जहाँ इस्तेमाल होता है वह होती है चर। और अचर क्या होती है? जिसके पास कोई अल्फ़ाबेट ना हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ संख्या हो। इन दोनों को मिलाकर जो एक्सप्रेशन बनेगा, जो चीज़ आपके पास तैयार होगी वह क्या कहलाएगी गणित की भाषा में? बीजीय व्यंजक। अब इसको मिलाकर कैसे लिखा जाए? इसको लिखा जाएगा मिलाकर या तो जमा के चिन्ह से या एक घटा के चिन्ह से। जैसे कि पहला उदाहरण देखिए, 4x जमा 7। दूसरा उदाहरण देखिए, 3y घटा 20। तो ये दोनों के दोनों जो हमारे जो एक्सप्रेशंस बने, जो हमारी ये टर्म्स बनी, इनको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक, और इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट भी है जो कि एक्स है, उसके साथ 4 भी लिखा गया है, 7 भी है, अगला है 3y घटा 20। तो इसमें हमारे चर और अचर दोनों मौजूद हैं और उनको मिलाकर किसके साथ लिखा गया है? जमा या घटा के चिन्ह के साथ। इसके आगे हमें समझना है कि बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक भी पद हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक आपको उदाहरण बताया था, 4x जमा 7। तो इसमें कितने पद हैं, यानी कितनी टर्म्स हैं? देखो, पहली टर्म ये जमा के चिन्ह से जो अलग अलग हो जाती है ना, वही हमारे पद कहलाते हैं। तो यह है मेरा पहला पद, फर्स्ट जिसको हम बोल रहे हैं, और दूसरा पद यानी सेकंड जो हमारा पद है वो है 7। पहला जो पद है वह हमारा कैसा पद है? जिसमें कि चर मौजूद है, और दूसरा जो है वह कैसा है? अचर के जैसा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी हमारा अल्फ़ाबेट मौजूद नहीं है। लेकिन बीजीय व्यंजक सिर्फ और सिर्फ 2 पदों तक सीमित नहीं है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पद भी हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण तो भी यहाँ 2 पदों के दिए गए हैं, नीचे जब हम पढ़ेंगे आगे की वर्कशीट में तो हमें 2 से ज़्यादा के पदों को उदाहरण को भी पढ़ना है। तो पहला उदाहरण देख लेते हैं, 4x जमा 5, जहाँ पे 4x और 5 को जोड़ के लिखा गया है। दूसरा उदाहरण है हमारा 7xy घटा 5x, जहाँ पर 7xy और -5x को जोड़ कर लिखा गया है। अब आप कहेंगे मैडम यहाँ जोड़ तो नहीं रहा, यहाँ तो घटा का चिन्ह है। लेकिन ध्यान से समझिए बेटा, अगर यहाँ पर बीच में जमा का चिन्ह होगा तो -5x को इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है, और जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यही एक्सप्रेशन बनेगा, यही हमारा बीजीय व्यंजक आएगा। तो इसीलिए इन दोनों को जोड़कर भी लिखा गया तो भी हमारा वही बीजीय व्यंजक है, जो कि इस तरह से लिखा जा रहा है। अब हमें आगे की वर्कशीट में वही मेन टॉपिक को समझना है जिससे हमने शुरुआत करी थी, यानी कि पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं बहुपद। तो अब समझते हैं क्या होते हैं हमारे बहुपद, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात एक पूर्ण संख्या होती है, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। तो अब हमें इतनी वर्कशीट पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ गया कि एक या एक से अधिक पदों का क्या मतलब है बीजीय व्यंजक में। लेकिन यहाँ पर एक बात और बोली गई है जिस पे बहुत हमें ध्यान देना है, जिसमें चरों की घातांक यानी घात एक पूर्ण संख्या हो। दिस इज द मेन थिंग, यही सबसे मेन है इसके डेफिनेशन में। अगर हमें ये याद रह गया, ये समझ आ गया, तो हम बहुपद समझ गए कि बहुपद क्या होता है, और आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी इसी के साथ। तो चरों की घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या याद करो कैसी संख्याएं होती थी, याद है सभी को? पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती थी? पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती थी जो 0 से शुरू होती थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 और इसी तरीके से ये चलती जाती थी। पूर्ण संख्या में याद रखना है कि ये इस पूर्ण से यानी 0 से शुरू होती है, जो कि गोल होता है ना। तो जब भी आपके चरों की घातांक यानी चरों की घात यानी जो हमारे अल्फ़ाबेट प्रेजेंट होंगे, जो x, y, z या a, b, c कोई भी जो अल्फ़ाबेट है, उसकी जो घात होगी यानी उसने जो टोपी पहनी होगी वो इस तरीके की संख्याएं हो, 0 हो, 1, 2, 3 या जितनी भी बड़ी संख्या हो, तो वह कहलाएगा एक बहुपद, यदि अगर ऐसी संख्या उसकी घात में है। लेकिन अगर उसकी घात में कोई भी घटा की संख्या है या कोई भी बटा की संख्या है, बटा की संख्या का मतलब कोई भी भिन्न है, या फिर कोई भी दशमलव की संख्या है, दशमलव भी अगर होगा तो भी वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो क्या याद रखना है? घटा, बटा और दशमलव, इस प्रकार की संख्याएं अगर किसी भी हमारे बीजीय व्यंजक के
चर की घात में मौजूद होंगी तो वह बहुपद नहीं होगा। तो क्या क्या याद रखना है, घटा हो में हो, बटा में हो, बटा का मतलब भिन्न के रूप में हो, या फिर दशमलव के रूप में अगर घात होगी किसी भी चर की जो कि बीजीय व्यंजक में मौजूद है, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। वह एक बीजीय व्यंजक तो कहला सकता है लेकिन बहुपद नहीं कहला सकता। बहुपद कहलाने के लिए उसके पास जो चर मौजूद है उसकी घात की संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घटा की संख्या नहीं चलेगी, जो भिन्न जिसको मैंने बटा बोला, घटा और बटा दोनों नहीं चलेगा, और तीसरा मैंने बोला दशमलव, दशमलव की संख्या भी नहीं चलेगी। जो भी होना चाहिए वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए 4x जमा 3y, तो यहाँ पर 4x और 3y दोनों में हम देख लेते हैं क्या है, हमारा चर x है, यहाँ पर भी y है, और दोनों की जो घात है कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी दोनों की घात कैसी है, एक और एक, और एक कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। तो ये तो हमारा बहुपद होना ही था। अगला है 3mn, 3 के साथ m भी लिखा हुआ है और n भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों ही m और n की घात में कुछ नहीं है, यानी दोनों ने किसी टोपी पहनी है, एक संख्या की, तो यानी यह भी एक बहुपद है। अगला है p जमा q जमा r जमा s, तो पी क्यू आर एस, चार हमारे अल्फाबेट आ गए, यानी चार चर आ गए, लेकिन चारों की घात एक ही है, एक एक एक, तो यानी यह भी कैसा है, हमारा एक बहुपद है। तो आपको बहुपद अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या समझना है, देखिए ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर होता है। अब एक चर का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया सिंपल भाषा में कि इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट, यानी ए से लेकर जेड तक जो ABCD आप सीखते हैं ना, उसमें से कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी हमारा ABCD का जो लेटर है वो यूज़ हो रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। जैसे कि आप इस उदाहरण को देखो, इसको देखकर आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, P जमा Q जमा R जमा S, तो यहाँ पर इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं 4, तो यानी ये एक बहुपद है लेकिन एक चर वाला नहीं है। एक चर का मतलब एक अल्फ़ाबेट वाला नहीं है। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखो, x की घात 3 जमा 2x स्क्वायर जमा 4x घटा 2। अब इसको ध्यान से देखो, इस पूरे बहुपद में सिर्फ और सिर्फ x ही है, कभी x की घात 1 हो रही है, कभी 2 है और कभी 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर घात क्या होगी, 1 होगी, 1 लिख देते हैं। तो तीनों ही जगहों पर देखो x की घात जो है 1 2 3, लेकिन है x ही, यानी एक ही चर यहाँ पर मौजूद है, एक ही इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, तो यानी ये कैसा बहुपद है, एक चर वाला बहुपद, यानी इसको हम बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। और वो ऊपर वाला जो उदाहरण था जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि 4 अल्फ़ाबेट यूज है PQRS, वो एक चर में नहीं है, वो है 4 चर वाला बहुपद। तो अब आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए बेटा, एक चर वाला बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक चर मौजूद होता है। जैसे कि अभी पहला उदाहरण आपने देखा, अगला उदाहरण था t स्क्वायर जमा 8, और उसका अगला उदाहरण है 3y स्क्वायर जमा 5y जमा 7। तो तीनों ही उदाहरण में आप देख पा रहे हैं ना, एक उदाहरण में, पूरे एक उदाहरण में एक ही चर मौजूद है। जैसे कि ये लास्ट वाला पूरा उदाहरण है, इस पूरे के पूरे उदाहरण में सिर्फ और सिर्फ y चर मौजूद है, इस दूसरे उदाहरण में सिर्फ और सिर्फ t मौजूद है। तो यही आपको ध्यान रखना है, और उनकी घात कैसी होनी चाहिए, उनकी घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या। अब हम समझते हैं आगे वर्कशीट। अब इतना समझने के बाद एक प्रश्न हमारे माइंड में आना चाहिए, क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि क्या जो हम सिंपल संख्याएं, जो गिनती हम पढ़ते हैं 1 2 3, जो हम नॉर्मल अपनी गिनती पढ़ते हैं, क्या वो गिनती भी बहुपद कहलाती है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है, क्या 2 4 -7 भी बहुपद कहलाएंगे, तो हमारा उत्तर होना चाहिए हाँ, क्योंकि ऐसे बहुपदों को हम बोलते हैं अचर बहुपद, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन इंग्लिश। यानी कोई भी अगर आपको संख्या दे दी जाए, आपसे पूछा जाए बताओ कि 100 एक बहुपद है, तो आप कहेंगे यस इट इज़ अ बहुपद, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं अचर बहुपद। अचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 100 का मान कभी नहीं बदलेगा और ना इसके साथ मान बदलने वाला मापक है, यानी कि XYZ या कोई भी हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट इसके साथ नहीं है, तो यानी ये कैसा बहुपद है, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या 0 भी एक बहुपद होगा, तो आप यस आप बोलेंगे हाँ 0 भी एक बहुपद है। 0 भी एक तरीके का अचर बहुपद है, लेकिन 0 के अचर बहुपद को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं शून्यक बहुपद। तो आपने दो चीजें पढ़ ली अब। और अचर बहुपद क्या होता है, जैसे कि कोई भी संख्या जिसके साथ चर मौजूद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ संख्या होगी, ऐसे बहुपदों को बोलते हैं अचर बहुपद, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और दूसरा हमने पढ़ा शून्य। शून्य जो है अचर बहुपद भी कहलाएगा, और उसको अपना भी अलग नाम दिया गया है शून्यक बहुपद, तो जीरो पॉलिनोमियल भी हम उसको बोल सकते हैं। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट।
आगे की वर्कशीट में हमें कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे कि हम समझ पाएंगे कि हमें बहुपद कितने अच्छे तरीके से आ गए हैं, हम कितने अच्छे तरीके से बहुपदों को पहचान सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से बहुपद पर गोला लगाइए यानी सर्कल लगाइए। तो बहुपद पहचानने के लिए क्या याद रखना है कि जो उसकी घात होनी चाहिए चर की, वह कैसी संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या, जो कि क्या होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की संख्याएं। घटा नहीं चलेगा, बटा में संख्या नहीं चलेगी जिसको कि हम भिन्न बोलते हैं, घटा बटा नहीं चलेगा। और कोई संख्या में अगर घात दशमलव में है यानी पॉइंट में है तो भी वो नहीं चलेगी। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, घटा बटा और दशमलव। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहले पार्ट में क्या लिखा गया, वर्गमूल x जमा 2। इसको चेक करना है, इसको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो बहुत ध्यान से समझो, पिछली वर्कशीट याद है सभी को? अगर नहीं आपने वर्कशीट की वीडियो देखी है तो पहले आप पिछली वर्कशीट की वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको आपका लिंक दे दूंगी, आप वहां से उसको देख लीजिए। हम किस तरीके से x को जिसके ऊपर वर्गमूल डला हो उसको घात के रूप में यानी घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो जिन बच्चों को याद है जल्दी से बताइए। यस, x की घात हो जाएगी 1/2 जमा 2। तो अब हमें क्या मिल गया, भिन्न मिल गया ना, बटा में संख्या मिल गई। तो मैंने क्या बोला था, घटा और बटा नहीं चलेगा घात के रूप में। तो यानी ये हमारी जो पहली संख्या है ये बहुपद नहीं है। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है, t² जमा 5t घटा 1। सबसे इस t की कोई घात नहीं दे रखी तो मैं 1 लिख देती हूँ। तो अब ध्यान से देखो चर कौन कौन से हैं। t जो है वो चर है दोनों के पास, और दोनों की घात भी देख लेते हैं। यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 1 है, तो ये दोनों ही पूर्ण संख्या है। तो यानी यह हमारा आसानी से बन गया बहुपद। तो इसको हम सर्कल कर देते हैं। अब देखते हैं तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दी गई है, बहुत ध्यान से देखना। वर्गमूल का चिन्ह 3 पर है, x पर नहीं है। इस बार यही गलती करते हैं बच्चे, वरना वर्गमूल 3x² माइनस 2x। तो अब सबसे पहले चर देखो कौन कौन से हैं। चर है x यानी इंग्लिश का अल्फाबेट जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा भी x है। पहले वाले चर की घात है 2, दूसरे वाले चर पे कोई घात नहीं थी तो मैं वहां पर 1 लिख देती हूँ, क्योंकि जहां पर कोई घात नहीं डली होती है वहां पर 1 जरूर मौजूद होता है। तो दोनों ही चरों में जो 2 चर हमने यहाँ देखे x और x, दोनों की जो घात है वो पूर्ण संख्या है। यानी यह संख्या भी हमारी कैसी हो गई, एक बहुपद। अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ 8। तो ये कैसी संख्या है, अचर, और इसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। अब ये भी तो समझा था हमने, तो इसको सर्कल कर देते हैं। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवे में है 1 माइनस वर्गमूल 2x। अब फिर से यहाँ पे ध्यान देना, वर्गमूल 2 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं। इस x की घात क्या हो जाएगी, 1, और इस 1 के पास कोई भी चर मौजूद नहीं है, यानी ये कैसा है, अचर। तो यानी ये भी क्या हो गया हमारा, एक बहुपद। तो इसको सर्कल लगा देते हैं। अगला भाग देखते हैं, हमारे पास है t-4 बटा में t। अब इसको ध्यान से देखना। कई बच्चे कहेंगे मैम इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, ये भी बहुपद है। लेकिन नहीं, ये बहुपद नहीं है। जब भी हम बहुपद पहचानते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो जो भी हमारा चर है यानी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है वह अंश के रूप में लिखा होना चाहिए, यानी बटा में ऊपर की तरफ ही लिखा होना चाहिए। जैसे ये वाला टी लिखा गया ना, ये वाला टी, तो इस टी को भी यहाँ ऊपर ही होना चाहिए। तो फिर से घातांक के नियमों को पालन करते हुए सॉल्व करते हैं। ऊपर लिखा हुआ था 1, t-4 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो नीचे वाला 1 t की घात 1 है, इसको अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँ तो इसकी घात उल्टी हो जाएगी ना, यानी -1 हो जाएगी। फिर से वही पिछली वर्कशीट में आपने सीखा था। अब जैसे ही घटा में घात आ गई तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने बोला था घटा में नहीं होनी चाहिए घात। तो यानी ये है भी हमारा बहुपद नहीं है। हो गया ना सॉल्व कितनी आसानी से। लेकिन पहले देखने में हमें लग रहा था कि यह एक बहुपद हो जाएगा, तो ये चीज़ का ध्यान आपने बहुत रखना है। अगला है 0। तो 0 को भी पहले गोला लगा देते हैं, क्योंकि 0 तो क्या होता है, शून्यक बहुपद, अभी हमने पहचाना था। उसके बाद लास्ट वाले में तो हमें पहले से ही y की घात 1/2 दिख रही है, तो बटा में नहीं होना चाहिए। तो यानी यह भी हमारा बहुपद नहीं है। तो इस प्रश्न को करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे क्या होते हैं बहुपद। अब इसके बाद आगे जो हमें वर्कशीट में दिया गया है, हमें बोला है आओ जाने हमने क्या सीखा है, यानी कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, सही गलत के जवाब हमें देने हैं, जो हमें और अच्छे से समझा पाएंगे कि हमने बहुपदों को समझ लिया है या नहीं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, x² जमा y यानी x की घात 2 जमा y जमा 3 एक चर वाला बहुपद है। क्या ये सही है या गलत। अब इसमें चर देखो कितने, चर का मतलब फिर से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, इसमें है 2 चर x और y, तो यानी एक चर तो नहीं है। इन्होंने तो बोला था एक चर वाला बहुपद है, यानी कि ये क्या हो गया, गलत। ये बहुपद है लेकिन यह 2 चर वाला बहुपद है। अगले पे आते हैं, बहुपदों में पदों की संख्या
ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, तो ये भी गलत है। हमने तो पढ़ा था 1 से ज़्यादा हो सकती है, यानी 1 से ज़्यादा तो कितनी भी मर्जी पदों की संख्या होगी वह कहलाएगा बहुपद। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 हो या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगला करते हैं। तीसरा क्या है? 0 एक बहुपद है, हम टिक लगा देते हैं, हमने पढ़ा था ये एक बहुपद है, 0 एक बहुपद बोलते हैं। अगले पे आते हैं, x जमा 1/x, ये एक बहुपद है। फिर अभी भी कई बच्चे कहेंगे मैम यस दोनों की घात 1 है, चलो इसको लगा देते हैं टिक, ये बहुपद है। लेकिन नहीं, कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पर इस वाले टर्म को ठीक से लिखना पड़ेगा, तभी हम इसके बारे में बता पाएंगे। इसकी घात 1 है, जमा में अगर इसकी घात को ठीक करके लिखा जाए, नहीं इस एक्स को ऊपर ले जाया जाए, तो ये इसकी घात क्या हो जाएगी? -1। तो यानी ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि घटा में आ गई ना घात। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश होती है बेटा। आज की वर्कशीट में बहुत एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कि बहुपद क्या होते हैं, कैसे आप बहुपदों को पहचानेंगे, उनकी घात कैसी होनी चाहिए। तो आज की वर्कशीट की सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बहुपद चैप्टर आपका एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, और आज हमने जो टॉपिक्स करे हैं ये आपके उसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के टॉपिक है। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।